एआई रोबोटिक्स में ये पिछला सप्ताह अविश्वसनीय रहा है। रोबोट कुत्ते जनरेटिव एआई ह्यूमनॉइड के साथ पार्कोर में महारत हासिल कर रहे हैं। डिजिट जैसे बॉट्स लॉजिस्टिक्स में क्रांति ला रहे हैं और सर्जिकल रोबोट मानव जैसी सटीकता के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारे पास एआई लाइफ गार्ड है जो 247 लोगों की जान बचा रहे हैं। केमिस्ट्री बॉट सैकड़ों प्रयोगों को स्वायत्त रूप से संचालित कर रहे हैं और यहाँ तक कि एलन ट्यूरिंग का रोबोट द्वारा बनाया गया चित्र भी $1 मिलियन से अधिक में बिका। साथ ही एनवीडिया के जेट्स और थॉर प्लेटफॉर्म का स्वरूप मानव रोबोट की अगली पीढ़ी को सुपरचार्ज करने के लिए तैयार है। ये मन को झकझोर देने वाली सफलताओं का सप्ताह है। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। आइए रोबोट कुत्तों के बारे में बात करते हैं और जनरेटिव एआई रोबोट को नए वातावरण के अनुकूल बनाना सिखाना हमेशा से सिरदर्द रहा है। आप वास्तविक दुनिया के डेटा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इकट्ठा करना जो बहुत महंगा है और समय लेने वाला है। डिजिटल सिमुलेशन एक बढ़िया विकल्प की तरह लगता है, लेकिन वे हमेशा वास्तविक दुनिया की सफलता में तब्दील नहीं होते हैं। ल्यूसिड में प्रवेश करें। सिम MIT शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक अभूतपूर्व प्रणाली है। ल्यूसिड सिम अल्ट्रा यथार्थवादी आभासी प्रशिक्षण वातावरण बनाने के लिए एक भौतिकी सिम्युलेटर के साथ संयुक्त जनरेटिव एआई मॉडल का उपयोग करता है। ये वातावरण प्रकाश, मौसम जैसी वास्तविक दुनिया की स्थितियों की नकल करते हैं और यहाँ तक कि वस्तुओं की बनावट भी इसके बारे में सोचती है। एआई मॉडल ऐसी सेटिंग्स का विस्तृत वर्णन करते हैं जैसे कि चाय के घरों से सजी एक प्राचीन गली या सूखे पैच के साथ एक धूप से भरा लॉन। ल्यूसिड सिम इन विवरणों को लेता है और उन्हें 3D प्रशिक्षण मैदानों में मैप करता है। रोबोटों को मुश्किल बाधाओं को नेविगेट करना सिखाता है। परिणाम ल्यूसिड सिम पर प्रशिक्षित 4 पैरों वाले रोबोट ने सीढ़ियां चढ़ने और वस्तुओं का पता लगाने जैसे कार्यों को सफलतापूर्वक किया। एक परीक्षण में इसने ट्रैफिक शंकु को 100% सफलता दर के साथ ढूंढ निकाला, जबकि पारंपरिक सिमुलेशन के लिए ये दर केवल 70% थी। MIT इस प्रणाली का उपयोग अधिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए करने की योजना बना रहा है। मानव सदृश रोबोट को प्रशिक्षित करने जैसे लक्ष्य तो अंततः रोबोट कैफे या कारखानों में एक प्रशिक्षित बरिस्ता की सटीकता के साथ कार्यों को संभालेंगे। ये सुनने में अजीब लगता है, खैर शोधकर्ता पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं। अब हम सड़कों से जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के ऑपरेटिंग रूम की ओर बढ़ते हैं। शोधकर्ताओं ने प्रशिक्षित दा विंची सर्जिकल सिस्टम रोबोट अनुकरण सीखने का उपयोग कर रहा है, एक विधि जहां रोबोट मानव प्रदर्शनों को देखकर सीखते हैं। वास्तविक सर्जरी के सैकड़ों वीडियो का उपयोग रोबोट को 3 महत्वपूर्ण कार्यों को सिखाने के लिए किया गया था। ऊतक को उठाना और सुई का उपयोग करना। जो इसे अलग करता है वह ये है कि रोबोट ऐसा नहीं करता है कि हर कदम के लिए मैनुअल कोडिंग पर निर्भर रहें। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जटिल प्रक्रियाओं के लिए वर्षों लग सकते हैं। इसके बजाय ये तकनीकों को दोहराने के लिए वीडियो से पैटर्न का विश्लेषण करता है और यहाँ तक कि वास्तविक समय में अनुकूलन भी करता है। उदाहरण के लिए यदि यह एक सुई गिरा देता है तो यह इसे वापस उठाता है और एक ऐसी सुविधा जारी रखता है जो पहले नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से प्रोग्राम नहीं किया गया है, बल्कि अवलोकन के माध्यम से सीखा गया है। परिणाम प्रभावशाली है। रोबोट ने सभी कार्यों में मानव प्रदर्शन से मेल खाया और लगातार सटीकता दिखाए, त्रुटियों के जोखिम को कम किया। ये दृष्टिकोण समय लेने वाली प्रोग्रामिंग की आवश्यकता को समाप्त करता है, इसे अधिक शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए स्केलेबल बनाता है। शोधकर्ताओं का लक्ष्य है भविष्य में रोबोट को स्वायत्त रूप से पूर्ण सर्जरी करने में सक्षम बनाकर इसे और आगे ले जाएं। इस सफलता से न केवल सटीकता में सुधार होगा, बल्कि इसमें वैश्विक स्तर पर कुशल सर्जनों की कमी को दूर करने की क्षमता भी है, जो दूरदराज के स्थानों में भी उच्च गुणवत्ता वाली सर्जिकल देखभाल प्रदान करते हैं। मानव रोबोट की बात करें तो मैं आपको डिजिट से परिचित कराता हूँ। एजिलिटी रोबोटिक्स का ह्यूमनॉइड रोबोट। ये टील रंग का बॉट 59 इंच लंबा है, इसका वजन 72 किलोग्राम है और यह अच्छा दिखता है। हम ये कह सकते हैं कि इसके पैर पीछे की ओर हैं, लेकिन ऐसा जानबूझकर किया गया है। डिजिट को लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो गोदामों में बक्से ले जाने जैसे कार्यों से निपटता है। डिजिट की एक खास विशेषता इसका है बहुमुखी प्रतिभा। पहियों पर निर्भर रहने वाले पारंपरिक रोबोटों के विपरीत
डिजिट नेविगेट करने के लिए पैरों का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि यह सीढ़ियों पर चढ़ सकता है, असमान सतहों पर चल सकता है और उन जगहों पर जा सकता है जहां पहिए वाले रोबोट संघर्ष करते हैं। इसे और भी अधिक अनुकूलनीय बनाने के लिए इसके हाथों को अलग अलग कार्यों के लिए बदला जा सकता है, चाहे वह बक्से हों, गोदाम में या नाजुक वस्तुओं को संभालने में। इस लचीलेपन ने पहले ही जीएक्सओ लॉजिस्टिक्स और शाफलर ग्रुप जैसे बड़े नामों को आकर्षित किया है, जो दोहराए जाने वाले शारीरिक रूप से कठिन कार्यों को संभालने के लिए डिजिट के बेड़े को तैनात कर रहे हैं। यहाँ कुछ दिलचस्प बात यह है कि डिजिट मौखिक आदेशों पर निर्भर नहीं करता है, खासकर शोरगुल वाले फैक्ट्री वातावरण में। यह आईपैड के माध्यम से निर्देश लेता है, जो दर्शाता है कि इसकी उपयोगिता पर कितना विचार किया गया है। और जबकि इसका वर्तमान चार्ज टू वर्क अनुपात 4:4 मिनट का कार्य है प्रत्येक मिनट की चार्जिंग के लिए, कंपनी जल्द ही 10:1 अनुपात का लक्ष्य बना रही है, जो कि एक बेहतर विकल्प हो सकता है। गेम चेंजर बड़े भाषा मॉडल की बदौलत अंत को लगातार ब्रेक के बिना लंबी शिफ्ट में काम करने की अनुमति देता है। इसके एआई अंत को शक्ति देने वाले एलएलएम समय के साथ नए कार्यों और वातावरण को अधिक कुशलता से अनुकूलित कर सकते हैं। अब आइए कुछ जीवन रक्षक चीजों पर ध्यान दें। लुई सिटी में एआई संचालित रोबोट लाइफगार्ड। चीन के हनान प्रांत के भौतिक विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक स्वायत्त रोबोट लाइफगार्ड विकसित किया है, जिसे मानव हस्तक्षेप के बिना 24/7 संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रोबोट कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बड़े डेटा और नेविगेशन तकनीकों का उपयोग करके निर्दिष्ट जल क्षेत्रों की लगातार निगरानी करता है और जीवन रक्षक बोया से लैस है। यह एक बचाव शाखा है। ये डूबने की घटनाओं का पता लगा सकती है और संभावित रूप से महत्वपूर्ण समय सीमा के भीतर तेजी से प्रतिक्रिया दे सकती है। इसी तरह सांता बारबरा कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बेनी ऑफ ओशन साइंस लैबोरेटरी ने शार्क एआई ड्रोन पेश किए हैं, जो शार्क की गतिविधि का पता लगाने और निगरानी करने के लिए तटीय जल में गश्त करते हैं। ये ड्रोन वास्तविक शार्क को पकड़ते हैं। शार्क की उपस्थिति की पहचान करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल द्वारा समय समय पर फुटेज का विश्लेषण किया जाता है, जिससे लाइफगार्ड और समुद्र तट पर जाने वालों को समय पर अलर्ट प्रदान किया जाता है, जिससे सुरक्षा उपायों को बढ़ाया जाता है। ये विकास पारंपरिक लाइफगार्ड कर्तव्यों को बढ़ाने में एआई की बढ़ती भूमिका को उजागर करते हैं, जो पानी की सुरक्षा में सुधार के लिए त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं और निरंतर निगरानी की पेशकश करते हैं। आइए कला की दुनिया में एक महत्वपूर्ण क्षण के बारे में बात करते हैं। एडा नामक एक एआई रोबोट ने हाल ही में साब-बीस में एक पेंटिंग को $1 मिलियन से अधिक में बेचकर इतिहास बनाया। आधुनिक कंप्यूटिंग के जनक एलन ट्यूरिंग के एक चित्र की कलाकृति ने आश्चर्यजनक रूप से $1 मिलियन में बिक्री की। नवंबर 2024 की इस बिक्री में पहली बार एक ह्यूमनॉइड रोबोट की रचना की नीलामी की गई, जो एआई प्रौद्योगिकी और वैश्विक कला बाजार के बढ़ते फ्यूजन में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुई। 2018 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, जब क्रिस्टी की नीलामी में पहली बार एक ह्यूमनॉइड रोबोट की रचना की नीलामी की गई। एडमंड डी बेलामी का नीलाम किया गया चित्र पेरिस स्थित सामूहिक ओब्वियस द्वारा निर्मित एक एआई कलाकृति है। ये कलाकृति $4,32,500 में बिकी, जो इसके आरंभिक अनुमान $7,000 से $10,000 से कहीं अधिक थी। इस बिक्री ने कला सृजन में एआई की क्षमता और इसके बाजार मूल्य की ओर व्यापक ध्यान आकर्षित किया। ये उदाहरण एक के अंतर्गत आते हैं। व्यापक प्रवृत्ति जहां एआई द्वारा निर्मित कला को मान्यता मिल रही है और कला बाजार में उच्च कीमतें मिल रही हैं। ऐसी कलाकृतियों की सफलता रचनात्मकता, लेखकत्व और कलात्मक अभिव्यक्ति में प्रौद्योगिकी की उभरती भूमिका के बारे में सवाल उठाती है। अगर आपको लगता है कि रोबोट रसद या कला तक ही सीमित हैं, तो इस पर दोबारा विचार करें। लिवरपूल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने रोबोट की एक जोड़ी विकसित की है, जो स्वचालित रूप से रासायनिक अभिक्रियाएं करती है और उनका विश्लेषण करती है। ये रोबोट उन्नत सहायता संचालित निर्णय में क्षमताओं से लैस हैं, जो उन्हें प्रयोगशाला सहायकों की तरह बनाते हैं, जिन्हें कभी कॉफी ब्रेक की आवश्यकता नहीं होती है। वे रासायनिक संश्लेषण, उत्पाद विश्लेषण के बारीक कार्यों को संभालने के लिए डिजाइन किए गए हैं और यहाँ तक कि प्रयोगों में अगले चरणों की योजना भी बनाते हैं, और वह भी बिना किसी मानव सहायता के।
हस्तक्षेप यहाँ बताया गया है कि वे कैसे काम करते हैं। ये रोबोट परमाणु चुंबकीय अनुनाद एनएमआर और अल्ट्रा प्रदर्शन तरल क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूपीएलसीएमएस जैसे उपकरणों से लैस हैं। ये कॉम्बो उन्हें गलत सकारात्मक और नकारात्मक से बचने के लिए सटीकता के लिए रासायनिक डेटा की जांच करने की अनुमति देता है, जो अनुसंधान को धीमा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वे हाल ही में बहुत सारे यूरास का एक पुस्तकालय संश्लेषित किया, परिणामों का विश्लेषण किया और स्वायत्त रूप से निर्णय लिया कि क्या प्रयोगों को दोहराना है या उन्हें बदलना है। रोबोट अप्रत्याशित परिणामों के अनुकूल होने के लिए एआई एल्गोरिदम का भी उपयोग करते हैं। लगभग उतने ही सहज रूप से निर्णय लेते हैं जितना कि एक मानव शोधकर्ता करता है, सिवाय इसके कि वे सोते नहीं हैं या कुछ ही दिनों में थक जाने वाले इन बॉट्स ने सैकड़ों प्रयोग किए हैं जिन्हें पूरा करने में मनुष्यों की एक टीम को सप्ताह लग सकते हैं, और वे मॉड्यूलर टूल और मजबूत एल्गोरिदम के साथ सरल कार्यों तक सीमित नहीं हैं। वे जटिल बहुचरणीय प्रतिक्रियाओं को भी क्षेत्रों में संभाल सकते हैं, जैसे सुपरआण्विक रसायन विज्ञान के निहितार्थ बड़े पैमाने पर हैं। रोबोट दवा खोज, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विनिर्माण में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं, जिससे लागत और समय सीमा में नाटकीय रूप से कमी आएगी। एनवीडिया जेटसन थोर के साथ अपने रोबोटिक्स गेम को आगे बढ़ा रहा है, जो 2025 की शुरुआत में लॉन्च होने वाला एक शक्तिशाली कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जो विशेष रूप से रोबोटिक्स के लिए बनाया गया है। इसे अगली पीढ़ी के रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मानव सदृश रोबोट उन्हें मनुष्यों के साथ स्वायत्त रूप से बातचीत करने और अधिक बुद्धिमत्ता के साथ अपने वातावरण के अनुकूल होने में सक्षम बनाते हैं। जेट्स और थोर एनवीडिया के जेटसन लाइनअप में नवीनतम हैं, जो अपने कॉम्पैक्ट एआई कंप्यूटिंग प्लेटफार्मों के लिए जाने जाते हैं, जबकि पहले के संस्करणों का उपयोग ड्रोन और आईओटी उपकरणों में किया जाता था। थोर विशेष रूप से रोबोटिक्स पर केंद्रित है। कंप्यूटर विजन, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग में प्रगति का लाभ उठाता है। रोबोट को अनुभवों से सीखने और जटिल स्थितियों का जवाब देने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि रोबोट केवल पूर्व प्रोग्राम किए गए कार्यों को निष्पादित नहीं करेंगे, वे कार्यस्थलों में सहयोग करने या देखभाल में सहायता करने जैसे गतिशील रूप से अनुकूलित होंगे। एनवीडिया नहीं है, हम खुद रोबोट नहीं बना रहे हैं, बल्कि टेस्ला, सीमेंस और यूनिवर्सल रोबोट जैसे निर्माताओं के साथ साझेदारी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस देर से सीमित उत्पादन पीएल के साथ एनवीडिया की तकनीक पर निर्भर करता है। 2025 तक सेंसर तकनीक और नैतिक विचारों जैसी चुनौतियां बनी रहेंगी। एनवीडिया के रोबोटिक्स के उपाध्यक्ष दुताला ने माना कि यह एक दीर्घकालिक यात्रा है। ठीक है, मुझे बताएं कि आप टिप्पणियों में क्या सोचते हैं, और अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करना सुनिश्चित करें और अधिक एआई अपडेट के लिए सदस्यता लें। धन्यवाद देखने के लिए, धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।